हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के एक और नए टॉपिक में। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर पहले तो राष्ट्रपति की विशेषताएं और राष्ट्रपति टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले दोस्तों 2 वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर दिए जा चुके हैं। पहला तो था राज्यसभा का और दूसरा लोकसभा के बारे में। आज हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक राष्ट्रपति को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी हमारे संविधान में आर्टिकल दिए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52, जिसमें राष्ट्रपति नाम के पद का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के बारे में कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ किस में बताई गई हैं, तो ये आर्टिकल 53 में कार्य और शक्तियाँ। दोस्तों हम इसके बारे में क्वेश्चन आगे लगाने वाले हैं, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल हैं उन्हें रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल 54 में क्या बताया गया, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन रीति या निर्वाचन प्रणाली, जिसमें दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव करवाया जाता है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके बाद है आर्टिकल 56, जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष और किस कंडीशन पर खत्म हो सकती है उसके बारे में सभी चीज़ें बताई गई हैं। और उसके बाद आर्टिकल है 57, इसे पुनः निर्वाचन की शक्तियां प्राप्त हैं। कितनी भी बार यहाँ पे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं कौन, राष्ट्रपति, बल्कि अमेरिका में 2 बार ही हो सकते हैं, इसीलिए ये पद बनाया गया है। यहाँ पे इस शर्तें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल है 58, जिसमें राष्ट्रपति के लिए योग्यताएँ क्या क्या, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इन सभी शर्तों के बारे में आर्टिकल 58 में बताया गया है, योग्यताओं के बारे में। अब उसके बाद आर्टिकल 60 दिया गया है, जिसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ जैसे कि मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति की पदावधि के पहले उसे कैसे हटाया जाए उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 61 में। अब यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह आयकर मुक्त होती है, जो कि हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे 5 लाख वेतन होती है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना। और इसके साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए मासिक पेंशन होती है राष्ट्रपति पद से हटने के बाद। और निःशुल्क निवास स्थान होता है दोस्तों, तो इसके बारे में भी याद रखना। और भी कई प्रकार के अन्य भत्ते इन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनमें आर्टिकल 352 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति प्राप्त है। और आर्टिकल 356 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर देखे कि किसी राज्य का शासन सही नहीं चल रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत। और अगर देश में वित्तीय संकट है तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात काल घोषित कर दिया जाता है। तो ये शक्तियाँ भी यहाँ पे राष्ट्रपति को 3 आर्टिकल के माध्यम से दी गई हैं। इसके साथ ही साथ सैन्य शक्ति में जल, थल और वायु, इन सभी शक्तियों का या इन सभी सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। तो बस दोस्तों ये हमें जानना था ओनली। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन लगाएंगे उससे हमें राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीटली समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हो सकती, फ्रांस के राष्ट्रपति से भी नहीं हो सकती। इनकी तुलना होती है ब्रिटेन के सम्राट से। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बता दें कि स्वतंत्र रूप से ब्रिटेन के सम्राट के पास भी कोई शक्तियाँ नहीं होती, ऐसे ही भारत के राष्ट्रपति के पास में भी कोई स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं होती हैं। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए सम्राट होते हैं ब्रिटेन में, ऐसे ही हमारे नाम मात्र के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका का नाम मात्र के लिए अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं। तो दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इनके बारे में याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। अभी तो ये हम ओनली टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें बताना है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होना जरूरी नहीं है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात यहाँ पे सही है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये बात भी सही है। और उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ये बात भी यहाँ पे सही है। इसका मतलब वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है यहाँ पे दोस्तों। अगर संसद का कोई भी सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख चुके हैं 35 ईयर की आयु होनी चाहिए। और इसके पहले जो दो टॉपिक हमने देखे हैं, एक देखा था क्या लोकसभा और एक देखा था क्या राज्यसभा। तो लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष और यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत में अधिकतम आयु राष्ट्रपति पद के लिए नहीं है, इसलिए इनमें से कोई आयु सीमा नहीं है इनके लिए। फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो दोस्तों कोई सीमा नहीं है इसकी, कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर यूएसए अमेरिका के बारे में अगर पूछा जाए तो वहां का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पे समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज किया जाता है। फोर्थ हमारा आंसर होगा। इस चीज को याद रखना, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, जो कि एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके बारे में भी याद रखना, प्रत्यक्ष जनता चुनाव नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है या कोई भी गड़बड़ी होती है तो जिसका निदान कौन करता है या सुनवाई कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। इसके बारे में याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो पद का चुनाव है यह संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसके बारे में याद रखना कि राष्ट्रपति चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होता है उसकी सुनवाई कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय करता है। लेकिन किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 71 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के विवादों का निपटारा करता है। इसके बारे में याद रखना, आर्टिकल 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, तो आपको बता दें यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोस्तों संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पे शामिल होते हैं। विधान परिषदों के राज्यों की जो विधान परिषद होती हैं इनके सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और संसद के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो कि 2 होते हैं लोकसभा में और 12 होते हैं राज्यसभा में, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कहते हैं। तो इन्हें भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए संसद के दोनों सदनों के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाता है दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा द्वारा भी नहीं और न्यायाधीश भी नहीं। इसका मतलब संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और जो पारित होने के बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों इसके लिए कोई क्लियर नहीं है कौन से सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी स्टार्ट की जा सकती है। तो इसके लिए संसद के किसी भी सदन में हमारा सही आंसर होगा सी। अब इसमें लोकसभा में भी पहले चलाई जा सकती है और राज्यसभा में भी, इसलिए ये दोनों आंसर नहीं होंगे। हमारा आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संविधान के अतिक्रमण करने की स्थिति में लगाया जाता है। और संविधान का अतिक्रमण क्या है दोस्तों? तो अपने क्षेत्र के दायरे से बाहर आकर के कुछ भी काम करना, मतलब मंत्रिपरिषद की भी ना सुनना और खुद ही ऐसे काम करना जिनका अधिकार संविधान इन्हें नहीं देता, उसे बोलेंगे संविधान पर अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो दोस्तों सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए पड़ता है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए। तो इसके बारे में याद रखना कितने, तो 2/3 सदस्य पास करेंगे तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया क्या मानी जाएगी? संपन्न मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर यह मुख्य न्यायाधीश नहीं उपस्थित होंगे उस टाइम पे, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे इनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वो आर्टिकल 60 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं वो किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन शपथ कौन दिलवाता है इन्हें? तो शपथ दिलवाते हैं मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। लेकिन इनका त्यागपत्र यह किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं किन्हें? उपराष्ट्रपति को, तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं? तो दोस्तों ये 6 माह के लिए राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। वो इतने में क्या करवाना पड़ेगा? चुनाव करवाना पड़ेगा, अगर कोई भी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है अभी तक निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। इनके बारे में याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो यहाँ पे दोस्तों भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दोस्तों ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और एक राज्य, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रह सकता है? यहाँ पे दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति की मर्जी पर कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं या भारत के राष्ट्रपति की मर्जी से अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति चाहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो दोस्तों जो वित्तीय बिल होता है उसकी पूर्व स्वीकृति मतलब संसद में पेश करने के पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बारे में याद रखना किस टॉपिक में, तो वित्तीय बिल के मामले में पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसे संसद में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पहले भी आपको 2 लेक्चर जो डाले हैं उनमें बता दिया जा चुका है और अब भी आपको बताएंगे कि कुल कितने सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है दोनों सदनों में मिला करके। तो यहाँ पे कुल मिला करके 14 सदस्य होंगे, क्योंकि 2 होते हैं कहाँ पे, तो लोकसभा में जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं, जिन्हें कौन, तो राष्ट्रपति यहाँ पे नियुक्त करता है लोकसभा में। और राज्यसभा में होते हैं क्या, 12 कहाँ पे होते हैं, राज्यसभा में, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो कि कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की वजह से इन्हें क्या किया जाता है, तो राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 और 2 कितने, 14 सदस्य यहाँ पे क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों में नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति को किसी भी टॉपिक पर परामर्श चाहिए, किनसे, उच्चतम न्यायालय से, तो उन्हें यह इस टॉपिक पर अपनी सलाह देनी पड़ेगी कि ना राष्ट्रपति को। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है किससे, तो उच्चतम न्यायालय से, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, तो ये हैं एम हिदायतुल्लाह। इनके बारे में याद रखना यहाँ पे कि जो भारत के क्या रहे हैं, तो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि भारत की ओर से अगर कोई आक्रमण करता है तो भारत की ओर से कौन युद्ध की घोषणा करेगा, तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों ये संसद की स्वीकृति के बाद ऐसा करते हैं, इस बात को यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 123 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति है इन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो दोस्तों निषेध वीटो होती है, निलंबित निषेध होता है, पॉकेट निषेध होता है। तीनों प्रकार की शक्तियां, वीटो पावर यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। अब इनका यूज क्या होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि अगर संसद में कोई भी कानून अगर पारित हो रहा है, तो कोई भी कानून पारित होता है तो अंतिम रूप से उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसे दोबारा उस पर डिस्कस करने के लिए संसद भेज सकता है। उस पर निषेध भी कई प्रकार से लगा सकता है, जिनके बारे में एक क्या दिए गए हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रपति को वीटो पावर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। आपको बताया था दोस्तों कि एंग्लो इंडियन वो समुदाय के लोग हैं जिनका आकर संसद में प्रतिनिधि नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, वो किन्हें मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन इन दोनों का कार्यभार ग्रहण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों, तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन दोनों के पद को संभालते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।